गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम गाउस का नियम पढ़ रहे थे और गाउस का नियम हमने पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। आज हम गाउस के जो नियम हमने पढ़ा था या जो कथन हमने लिखा था उसको प्रूफ करेंगे। तो आज देखो हेडिंग है उत्पत्ति। कब प्रूफ करना है? जब आवेश पृष्ठ के अंदर स्थित हो। ठीक है, तो मानते हैं गोलीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है, जिसका क्षेत्रफल मान लेते हैं S। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O पर प्लस जो आवेश या एक आवेश स्थित है, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E। जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E। इस क्षेत्रफल को छोटे छोटे अल्पांशों, छोटे छोटे टुकड़ों, छोटे छोटे भागों से मिलकर बना माना जा सकता है या हम मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? गाउस के नियम की उत्पत्ति करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? चित्रानुसार एक गोलीय पृष्ठ प्रदर्शित है या चित्रानुसार एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है? S। इस पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों, इस पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों ds से मिलकर बना माना जा सकता है। उसके बाद हम लिखेंगे इसके मध्य बिंदु O पर प्लस q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वो होगी E kq अपॉन r स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले पढ़ चुके हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अगर आवेश q हो और उसकी दूरी किसी बिंदु से स्मॉल r हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E kq अपॉन r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा हमारे पास d phi E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, यहां पर एक अल्पांश लेंगे। देखो यहां पर एक अल्पांश लेंगे, ये एक अल्पांश ले लिया हमने, छोटा सा पार्ट जिसका क्षेत्रफल कितना है? ds। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अल्पांश क्षेत्रफल क्या हो गया? ds। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? d phi E डॉट ds। डॉट प्रोडक्ट है तो हम क्या ले सकते हैं? cos थीटा। तो d phi E हम ले लेंगे यहां पर E डॉट ds और ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। अब हमें यहां पता लगाना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अल्पांश क्षेत्रफल के बीच में जो है एंगल कितना है, एंगल कितना बनेगा। तो एक बार ध्यान से देखो, यहां पर मैं दोबारा एक डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारे पास एक गोला है, यहां पर हम क्या लेंगे? जैसे मान लो मैंने इस छोटा सा पार्ट ले लिया, अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया S, ds ले लिया, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। मान लो अगर मैं यहां पे छोटा सा भाग लूं तो इसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ। मान लो यहां पर एक छोटा सा स्मॉल पार्ट लूं तो इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, और यहां पर एक अल्पांश लूं तो इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। आई बात समझ में? तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या है? O से P दिशा में, और यहां पर मैंने अल्पांश ले लिया एक छोटा सा, तो अल्पांश की जो दिशा होगी, ds की जो डायरेक्शन होगी वो भी इसी दिशा में होगी। मतलब E और ds क्या होंगे? एक ही दिशा में होंगे। E और ds क्या होंगे? समांतर होंगे, एक ही दिशा में होंगे। अगर E और ds समांतर होते हैं तो हम जानते हैं E पैरेलल ds
तो हमारे पास आता है थीटा इक्वल टू 0 और cos 0 की वैल्यू हमारे पास आती है 1। तो d phi e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा e डॉट ds। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम लिखेंगे अतः इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स समीकरण 2 के अनुसार d phi e डॉट ds होगा। अतः इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान, अतः इस पृष्ठ से गुजरने वाले, कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या है, d phi e डॉट ds। समीकरण नंबर 2, हमें क्या करना है, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, तो क्या करेंगे, d phi e इंटीग्रेशन e डॉट ds इंटीग्रेशन। अब हम जानते हैं समाकलन dx का समाकलन क्या होता है, वो होता है x, तो d phi का क्या हो जाएगा phi e। इसी तरह e बाहर इंटीग्रेशन ds, तो phi e इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन e डॉट s, dx का x तो ds का s। समीकरण नंबर ये हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। अब ये s क्या है, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहां रखेंगे s, ये है गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, और कितना होता है s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो नई समीकरण बनेगी वो बन जाएगी phi e इज इक्वल टू e डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 4। यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। ध्यान से देखो, s है गोले का क्षेत्रफल, यहां पे मैंने रख दिया, तो phi e इज इक्वल टू e डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अब हम निकालेंगे समीकरण 1 और 4 से। तो समीकरण 1 और 4 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 और 4 से। 1 से हम e का मान रखेंगे kq अपॉन r स्क्वायर, तो phi e इज इक्वल टू आ जाएगा kq अपॉन r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, phi e इज इक्वल टू kq 4 पाई। अब k की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर वैल्यू इंक्लूड कर देंगे, phi e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद लिखेंगे q और उसके बाद लिखेंगे 4 पाई। ठीक है, k की जगह हमने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर रख दिया q, फिर रख दिया 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो phi इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे लिख देंगे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गाउस की प्रमेय है, यही गाउस का नियम है, यही गाउस का नियम है, यही गाउस का नियम है। एक बार ध्यान से देखो, वापस बता रहा हूं। ठीक है, हमने गाउस का नियम पढ़ा था। गाउस का नियम क्या है, गाउस का नियम है किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, phi q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति कब निकालना है, जब आवेश पृष्ठ के अंदर स्थित हो। तो
आवेश अगर पृष्ठ के अंदर स्थित होगा तो हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हमने माना एक गोलीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है s, इसके मध्य बिंदु O पर एक प्लस q आवेश स्थित है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा E=kq/r², समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा है, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है s, तो इस गोलीय पृष्ठ को बहुत से छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हम मान सकते हैं। तो बहुत सारे अल्पांश होंगे, तो सभी अल्पांशों से विद्युत फ्लक्स होकर निकलेगा। तो हम मान के चलते हैं कि बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स की परिभाषा अनुसार d∅ E.ds, क्योंकि यहाँ पे हमने एक अल्पांश मान लिया है जिसका क्षेत्रफल कितना है ds, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अल्पांश क्षेत्रफल हो गया E.ds। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो हम cos थीटा ले सकते हैं। और हमने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी O से P की तरफ, और अल्पांश क्षेत्रफल की यहाँ से अल्पांश लेंगे तो अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा भी क्या होगी, E की दिशा में होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल है। दोनों पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो थीटा इक्वल टू 0 होने पर cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो d∅ इक्वल टू आ जाएगा E.ds, समीकरण नंबर 2। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने अल्पांश क्षेत्र से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लिया, हमें टोटल पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 का समाकलन करेंगे, तो इंटीग्रेशन d∅ E इक्वल टू इंटीग्रेशन E.ds। आगे बात हमने dx का समाकलन x होता है, तो d∅ का हो जाएगा phi E, यहां ले लिया E इंटीग्रेशन ds का हो जाएगा s है गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल आप सभी जानते हो क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², तो वो यहाँ इनपुट कर देंगे, तो phi E.4πr², समीकरण नंबर 4। अब हम यहाँ पर समीकरण 4 में E का मान रखेंगे 1 से, तो आ जाएगा kq/r², तो kq/r², r से r कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी kq/4π। k का मान हम जानते हैं 1/4πε0 होता है, तो यहाँ पर वैल्यू इनपुट करेंगे k के स्थान पे 1/4πε0, फिर q और फिर 4π, फिर 4π से 4π कैंसिल। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे phi q/ε0, ये हमारे पास बच जाएगा लास्ट में। तो हम उसको क्या बोलेंगे, गाउस का नियम यही तो था, कुल आवेश और ε0 के अनुपात के बराबर होता है, जो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गाउस का नियम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गाउस के नियम का कथन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। इसके बाद जो अगले टॉपिक आएंगे वो आएंगे गाउस का मतलब गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग जब हम यूज करेंगे, तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग यूज करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होगी, तो उसमें सबसे पहले है गाउसीय पृष्ठ की जरूरत होगी। गाउसीय पृष्ठ की हमें कल्पना करनी होगी। गाउसीय पृष्ठ की हम कल्पना करने के बाद हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग कर सकते हैं। जब गाउस के नियम के अनुप्रयोग करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसके बारे में, गाउसीय पृष्ठ के बारे में हम आपको उस टाइम बताएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।